हाय एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के बहुत कमेंट्स थे कि मैम ईसोफेगस यानी कि जिसे हम फूड पाइप कहते हैं उसके कैंसर के बारे में बताइए। क्यों होता है, क्या इलाज होता है और इसके क्योर होने के क्या चांसेस होते हैं। क्योंकि ईसोफेगस का जो ट्रीटमेंट होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ का है। और ईसोफेगस की एनाटमी के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं और इसमें कीमोथेरेपी एज वेल एज सर्जरी तीनों का ही रोल है। तो आज मैंने इस चैनल पर ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप का कैंसर का मैनेजमेंट का डिस्कशन करने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया है, जिनको आप सभी पहले से जानते हैं। हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिए हैं डॉक्टर विक्रम ने। एंड फूड पाइप के लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब से। एंड वीडियो में आप जरूर अपने कमेंट करते रहना और उन सारे क्वेश्चंस को उठा के मैं क्वेश्चन एंड आंसर अबाउट कार्सिनोमा ईसोफेगस और फूड पाइप कैंसर शूट करूंगी, तो वो आप अपने क्वेश्चंस डालते रहिएगा। एंड थैंक यू डॉक्टर विक्रम। अभी आप हमें ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के कैंसर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, ईसोफेगस सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईसोफेगस जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। ईसोफेगस जो हमारा होता है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है और हमारे हाइपोफेरिंक्स की एरिया से लेके स्टोमक तक जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सर्वाइकल ईसोफेगस जो 5 सेंटीमीटर के अराउंड लेंथ में होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है अपर थोरेसिक ईसोफेगस, देन मिडिल थोरेसिक ईसोफेगस, देन लोअर ईसोफेगस एंड जीई जंक्शन। इसका ट्रीटमेंट भी इन्हीं डिविजन्स के अकॉर्डिंगली करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस में जो कैंसर होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और दूसरा एडिनो कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सर्वाइकल ईसोफेगस से जी जंक्शन तक कहीं भी हो सकता है पूरे ईसोफेगस में, जबकि एडिनो कार्सिनोमास जो होते हैं वो मेनली लोअर जी जंक्शन या फिर लोअर थोरेसिक ईसोफेगस में ही होते हैं। ओके डॉक्टर साहब, इस कैंसर के होने के कारण क्या होते हैं? देखिए, जैसे किसी भी कैंसर होने का मेन कारण जो है वो स्मोकिंग और अल्कोहल है, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ईसोफेगस में भी 90% केसेस के अंदर स्मोकिंग और अल्कोहल ही जो है वो मेन रीज़न रहते हैं। इसके सिवा जैसे कि एडिनो कार्सिनोमा है वो लोअर जी जंक्शन पे होता है, तो उसमें जैसे जीई रिफ्लेक्स, जिन लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम तक जी रिफ्लेक्स रहता है उसकी वजह से बैरेट्स ईसोफेगस में वो कन्वर्ट हो जाता है मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया होके, तो वो रीज़न है एडिनो कार्सिनोमा का। बाकी किसी को अगर ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स हैं या फिर टाइलोसिस होता है, तो इस टाइप के कुछ और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ईसोफेजियल कार्सिनोमा हो सकता है। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्मोकिंग एंड अल्कोहल की हिस्ट्री नहीं होती और उनको भी आजकल हम देख रहे हैं ना कितना डायग्नोज हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? हमारी डाइटरी हैबिट्स? हाँ, देखिए, डाइटरी हैबिट्स भी ईसोफेजियल कार्सिनोमा का रीज़न हो सकते हैं। जो भी हमारा डाइटरी फूड जो ईसोफेगस की इरिटेशन करेगा वो ईसोफेजियल कार्सिनोमा कर सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है कि जिन कंट्रीज़ में स्मोक मीट को ज़्यादा खाया जाता है, जैसे कि जापान है या फिर इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, वहाँ पे ईसोफेजियल कार्सिनोमास स्पेशली ज़्यादा दिखते हैं। या फिर जो लोग स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने फूड में, वहाँ भी ईसोफेगस कैंसर हो सकता है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत ज्यादा गर्म खाने पीने से भी हो जाता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सच जिस भी रीज़न से, अगर आप एक बार नहीं, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो हॉट टी या फिर कॉफ़ी बहुत जल्दी ले लेते हैं बहुत गर्म में, तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर आप लंबे समय तक कई सालों से 20 सालों से यही ले रहे हैं, तो इवेंचुअली वहाँ पे कहीं ना कहीं घाव बनेगा, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू कार्सिनोमा ईसोफेगस। एक्चुअली अगर बात करें तो कोई भी मेलिग्नेंसी जब होती है तो मल्टीफैक्टोरियल होती है, राइट? मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि डेडिकेटेडली एक ये रीजन है, बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार तो बहुत सारे फैक्टर एक साथ एडिटिव इफेक्ट दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, ईसोफेगस का डायग्नोसिस जो है वो 95% केसेस में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही करते हैं। बेसिक सिम्टम जो पेशेंट का होता है वो खाने में दिक्कत होती है, खाना फंसता है। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि रोटी खाते हुए फंसती है इनिशियल स्टेजेस में, इवेंचुअली जब ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे करके पानी और जूस भी फंसना शुरू कर देता है। ऐसे पेशेंट्स मेनली गैस्ट्रो के जो डॉक्टर होते हैं, पेट के डॉक्टर, उनके पास में जाते हैं और एंडोस्कोपी में जो है उनको पता लगता है कि कोई छाला या फिर कोई गांठ है। तो प्राइमरी में कोई भी जो गैस्ट्रो का डॉक्टर होते हैं वो एंडोस्कोपी के साथ में बायोप्सी वहीं की वहीं कर देते हैं।
और अगर बायोप्सी में जांच में आता है कि ये ईसोफेजियल कैंसर है, तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, देखने के लिए कि कितना फैला हुआ है, तो हम आगे पेट स्कैन या फिर CCT, थोरैक्स या एब्डोमेन, ये स्कैन्स करके आगे की जानकारी हासिल करते हैं। मतलब कुल मिला के जो मेन सिम्टम है वो होता है खाने पीने में परेशानी होना, कि शुरू में पहले सॉलिड नहीं जा रहा, उसके बाद लिक्विड नहीं जाता, और ये बाकी सिम्टम्स के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है कि अचानक से बहुत ज्यादा वेट लॉस होने लगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है ना, कभी कभार मुंह से वॉमिटिंग भी हो सकती है ना, ब्लड की पेन भी हो सकता है इस एरिया में, चेस्ट पेन। और जिसको आई थिंक ये बहुत बड़ा रीजन है कि लोग ना उसको कंफ्यूज होते रहते हैं एसिडिटी से। तो ये बहुत जरूरी बात है कि अगर किसी को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एसिडिटी, वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है और आप इग्नोर कर रहे हैं कि सोच कर ये तो गैस है, एसिडिटी है तो नॉर्मल है, नहीं, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। आप जरूर जाइए, मिलिए, एंडोस्कोपी कराइए, क्योंकि मैक्सिमम मैलिग्नेंसीज एंडोस्कोपी में ही डायग्नोज होती हैं। और अगर हम उसकी बात करें कि फर्दर कैसे मैनेज करना है, देन देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था पहले कि ईसोफेगस को हम सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक ईसोफेगस का ट्रीटमेंट जो है वो अलग तरीके से करेंगे, मिडिल का अलग और जी जंक्शन का अलग। तो इसमें जो मेन मोडालिटी ट्रीटमेंट की है वो एक तो है रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी, जिसको हम कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी कहते हैं, और दूसरी मोडालिटी जो है सर्जरी। अगर हम ऊपर की ईसोफेगस की बात करें, सर्वाइकल ईसोफेगस या अपर थोरेसिक ईसोफेगस, तो उसकी लोकेशन कुछ इस टाइप की होती है कि यहाँ पे सर्जरी करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये एरिया नेक तक आ रहा होता है, यहाँ पे हर्ट भी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो रेडिएशन से ही देते हैं। रेडिएशन फुल डोज में रेडिएशन देते हैं हम लोग 50-55 ग्रे, उसके साथ में हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। ये इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। जो हमारा बीच का मिडिल ईसोफेगस है, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम सर्जरी करके ही ट्यूमर को ट्रीट करें। तो अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज का ट्यूमर है, साइज 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और हमें लग रहा है कि कहीं पे कोई नोट्स भी नहीं है, तो हम इनिशियल सर्जरी कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि ट्यूमर थोड़ा भी बड़ा है, तो प्रेफरेबली ये होता है कि हम कीमो के साथ में रेडिएशन दें। यहाँ पे जो रेडिएशन होती है, इसकी डोज जो ऊपर फुल डोज होती है उससे थोड़ी सी कम होती है, 41 के आसपास होती है। उसके साथ में हम कीमोथेरेपी देते हैं, और जब हम ये ट्रीटमेंट पूरा कर देते हैं, उसके 1 महीने के भीतर स्कैन कराते हैं, और उसके बाद फिर हम पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं। जो नीचे वाला ईसोफेगस है, यानी कि लोअर थोरेसिक और गैस्ट्रो जी जंक्शन, गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, वहाँ भी हम लोअर थोरेसिक ईसोफेगस की तरह कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी के बाद में सर्जरी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर जहाँ पे कि डिजीज़ का एक्सटेंशन पेट की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि स्टोमक कैंसर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं वो, उन केसेस के अंदर रेडिएशन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन केसेस को हम पेट के कैंसर की तरह भी ट्रीट करते हैं, जैसे कि हम 4 साइकिल कीमोथेरेपी जो पेट के कैंसर में देते हैं, फ्लॉट बेस्ड रिजिमेंस होती हैं, वो देते हैं। उसके बाद फिर सर्जरी करते हैं, उसके बाद फिर बाकी बची हुई 4 साइकिल देते हैं। राइट। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई सर्जरी के लायक नहीं है, मतलब या तो कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी है या फिर पेशेंट विलिंग नहीं है, पेशेंट की एज अलाउ नहीं कर रही है, तो उन सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने कहा कि सर्वाइकल ईसोफेगस, अपर ईसोफेगस में हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं रेडिएशन का, और क्योर रेट्स बहुत अच्छे हैं। उसी तरीके से अगर किसी का लोअर मिडिल थोरेसिक, लोअर थोरेसिक ईसोफेगस है, और पेशेंट किसी भी रीज़न से, चाहे एज की वजह से, चाहे कोमॉर्बिडिटी की वजह से सर्जरी नहीं करवा पा रहा है, तो उन केसेस में भी डेफिनेटिव रेडिएशन के साथ में कीमोथेरेपी दे सकते हैं। डोज जो होगी फिर वो हायर साइड में रहेगी। राइट। मुझे थोड़ा सा आप इस पे बताइए, वैसे तो मुझे क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोगों के यही क्वेश्चन होते हैं कि मैम सर्वाइवल क्या एक्सपेक्ट करें, तो ओवरऑल सीओएसओफेगस का सर्वाइवल रेट क्या रहता है, प्रोग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो? देखिए, सीओएसओफेगस में अगर आप अर्ली स्टेज की बात कर रहे हैं तो 70% तक सर्वाइवल रेट रहता है, और अगर हम स्टेज 2 और 3 की बात करें तो 60%, 5 ईयर OS जो है 60% के आसपास रहता है। आई थिंक 60% तो इज गुड नंबर, मतलब हमें इस तरह से ना एकदम से गिव अप नहीं करना चाहिए फिर तो। एंड दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जितना मैंने पैटर्न देखा है ना, कहीं ना कहीं ओल्डर एज में जाके काफ़ी डायग्नोज हो रहा है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि नहीं हमारे ग्रैंडफादर को डायग्नोज हुआ है, 70 हैं, 75 हैं, तो क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए? तो इसमें आप क्या अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे? देखिए, ईसोफेगस ही नहीं, किसी भी कैंसर के अंदर जो हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की लाइफ कितनी बची हुई है।
सर्वाइवल कितना है, 5 ईयर सर्वाइवल है या नहीं है, 10 साल सर्वाइवल है नहीं है। अगर मान लीजिए 70 ईयर्स का पेशेंट है, मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कंडीशन ओवरऑल भी पुअर है, 2-3 साल ही जिएगा, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। और मेरे को लगता है कि 80 ईयर्स का पेशेंट भी है बट ही इज़ वेरी फिट, बहुत फिट पेशेंट है, मेरे को लगता है कि 10 ईयर सर्वाइवल उसका हो सकता है। तो हमारा ट्रीटमेंट की अग्रेसिवनेस जो है वो आज की डेट में एज के बजाय इस पे डिपेंड करती है कि पेशेंट की फिटनेस क्या है। राइट, यानी कि आज की डेट में एज इज जस्ट ए नंबर। हमें एज नहीं देखनी है, हमें पेशेंट की कंडीशन देखनी है। अगर पेशेंट की कंडीशन इतनी फिट है कि दे कैन टॉलरेट रेडिएशन, सर्जरी और द कीमोथेरेपी, देन यू हैव टू गो फॉर दैट। एंड आई थिंक बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब इन लोगों के कमेंट्स आएंगे। यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज है स्पेशली इस फूड पाइप कैंसर से रिलेटेड, तो कमेंट करना। हम अपना नेक्स्ट लाइव प्लान कर लेंगे साथ में, या फिर नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड होप सो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़े हुए हैं डिफरेंट कैंसर्स पे। डॉक्टर साहब के साथ मैंने हॉजकिंस लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, बहुत सारे और भी डिटेल वीडियोस बनाए हैं। आप जाके उन्हें देखिए और जो नीडी लोग हैं उन्हें शेयर करिए। थैंक यू सो मच।